वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर सवाल आता है और हम लोग जो है सवाल को अक्सर गलत करते हैं। और देखते हैं तो हेडिंग लिखे वांट ऑफ फैक्टर। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है। आप जानते हैं कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। जल्दी से इसको हम लोग लिख लेते हैं। कॉलिगेटिव 4 कौन कौन से होते हैं? हम लोग पढ़े हैं 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन कौन है? P0 माइनस PS अपॉन P0, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग्स ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। ये बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट्स के। पहला ये था। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी डेल्टा TV इक्वल टू KB इंटू मोलर। थर्ड पढ़े थे डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलेलिटी। और ये लास्ट पढ़े थे, चौथा जो है क्या पढ़े थे? ऑस्मोटिक प्रेशर्स, यानी ये पढ़े थे N अपॉन V, यानी C कह सकते थे, या N अपॉन B RT कह सकते हैं, या इसे कह सकते हैं CST कंसंट्रेशन, या MRT कह सकते हैं इसे। ये था। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि ये हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। अगर वांट ऑफ फैक्टर हम यूज नहीं करते हैं तो फिर कहाँ इस्तेमाल करेंगे? ये हम ऐसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस्तेमाल करेंगे जिसको मैं किसी सॉल्यूशंस या किसी सॉल्वेंट में डालते हैं या सॉल्यूशन में पड़े रहते हो तो उसके आयंस ना बने। अगर आयंस बनता है तो एग्जैक्ट जो वैल्यू है ना ये आप जो है नहीं पता कर पाएंगे। क्यों? देखो ये क्या है X, अगर इसको चेंज करेंगे तो क्या कहेंगे? मोल एब्सोल्यूट अपॉन क्या कहेंगे? किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कहेंगे सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, ये भी कह सकते हैं। मोलर होता है तो सॉल्वेंट किस में लेंगे? 1 किलोग्राम में, ये रहेंगे। तो इसका मतलब डिपेंड करती है मोल पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स पे। अब मोल किस फॉर्म में हो? आइटम के फॉर्म में हो, आयंस के फॉर्म में हो, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। ये नहीं कहती कि नेचर क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, नंबर पे। अब बताओ, तुमने ग्लूकोज डाला तो कोई दिक्कत नहीं, टूट नहीं रही है, घुल रही है, तो नंबर नहीं बढ़ेंगे। लेकिन उसी में आपने NaCl डाल दिया तो NaCl डाला कितना था? 1 मोल। अगर ये 100% डिसोसिएट होता है तो क्या बनेगा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। 1 मोल डाला था और कितना मोल बनेगा? 1 + 1 = 2 मोल। 1 मोल इसका और 1 मोल इसका, तब तो ये वैल्यू कुछ और आ जाएगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो आई नहीं, क्योंकि मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का जो मोल होगा उस पर डिपेंड करती है। अब वो आयंस पे हो, फॉर्म में हो, आइटम फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। अगर कोई मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो ये क्वेश्चंस लगाएंगे, आंसर सही आएगा। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सबके सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं और सब लोग डिपेंड करते हैं नंबर्स पे, आयन पे। किसके? सोल्यूट के। तो आयंस तो बढ़ गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? जो हम एग्जैक्ट निकालना चाह रहे थे वो नहीं आएगी, उससे बढ़ी मिलेगी या घटी मिलेगी। यानी इसका मतलब है कि इस फार्मूले को हम तब लगाएंगे जब इलेक्ट्रोलाइट्स जो हों वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हो, इलेक्ट्रोलाइट ना हो। जैसे ग्लूकोज, जैसे शुगर, जैसे केन शुगर, अगर ये सब होते हैं, अगर उसमें इस्तेमाल करते हैं आप, तो इसका मतलब ये यूज कर सकते हैं। यानी ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ठीक है। यानी वांट ऑफ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसका मतलब आप जानते हैं कि अगर हम शुगर ले लिया, यूरिया ले लिया, तो ये सब क्या है? चीनी को डाला, घुल गई, आयन में नहीं बनी। यूरिया को डाला, घुल गई, आयन नहीं बनी। इसका मतलब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो यूज कर सकते हैं। तो कहाँ यूज करेंगे इसको? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज किया तो आंसर सही नहीं आएगा, चेक कर लो। ये आपने चेंज कर दिया तो इसमें भी चेंज करो, यहाँ भी लिखा है M तो ये भी चेंज हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, अगर डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या कहेंगे के वी, यहाँ पे डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी तो ये रहेगा, इसको चेंज करो तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये तो उसका ना था ना मोल, सॉरी इसके लिए सही करो, ये तो वो आपका है तो नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट, इसके लिए मैंने देखा, इसको सही करो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ये इसको सही कर लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट अपॉन क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या कहेंगे टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशंस, या कहेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मैं इसको समझ लिया था क्योंकि अभी ये पढ़ रहे हो तो ये तो ये मोल फ्रैक्शंस हैं, तो जो मैंने बोला था मैं इसको समझ के बोला था, सही कर लीजिए, सही कर देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट अपॉन टोटल मोल, यानी सॉल्यूशंस का रहेगा। क्या फार्मूला होता है ये n अपॉन n प्लस n, ये पढ़ते हो, यानी सोल्यूट का मोल, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल यानी सॉल्यूशंस का मोल, इसमें करना है आपको जो मैंने बोला था, क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट अपॉन क्या कहेंगे, जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या रहेगा, किलोग्राम के, तो कहेंगे सॉल्वेंट किसमें, किलोग्राम में, ये रहेगा। तो इसमें भी वही होगा, सेम चीज़ें, इस फार्मूले को चेंज कर सकते हैं ना, यहाँ के एफ कहेंगे और यहाँ क्या रहेगा, वही चीज़ रहेगा, यहाँ भी मोलिलिटी है, यहाँ भी मोलिलिटी है, यहाँ चेंज हो जाएगी, इस फार्मूले को चेंज कर लो तो क्या कहेंगे, पाई इक्वल टू क्या होगा, एन अपॉन बी आर टी, और एन क्या है, फिर नंबर ऑफ मोल्स, तो कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट के, ये एन जो है नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट के। तो इसका मतलब है ये क्लियर हो गया कि ये चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पे। अब जो मोल आप लिए हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये फार्मूला कहाँ यूज करेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट्स लिया तो डिसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, तो इस फार्मूले को यूज नहीं कर पाएंगे। यानी ये बात क्लियर हो गया कि जो है हमने बताया था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम, एम क्या है, एम आप सॉल्यूट कह सकते हैं, ये हमारा ट्रिक था। ए क्या है, आइटम्स, आई क्या है, आयन्स, एम क्या है, मॉलिक्यूल्स, तो जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आइटम और आयन बने तो तब आप इसको नहीं यूज कर सकते, तब क्या लाना पड़ेगा, रियलिटी में वांट ऑफ फैक्टर्स। तो अब देखते हैं वांट ऑफ फैक्टर्स क्या है, तो इस फार्मूले को अभी लास्ट में हम मॉडिफाइड कर देंगे, ठीक है, तो मॉडिफाइड लास्ट में करेंगे। तो ये रहा, तो यानी आपको ये मैंने बताया कि इस फार्मूले को, तो ये चारों जो मैंने फार्मूला क्वालिटेटिव लिखा था, तो आप एक हेडिंग लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, लिखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, तो एग्जाम्पल लिख लो, लिखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, एग्जाम्पल लिखिए यूरिया, ग्लूकोज, केन शुगर, ये सब लिख लो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल लिख लीजिए, यूरिया है, ठीक है, ग्लूकोज है, केन शुगर है, ये सब जो है आप यूज कर सकते हैं, ये मेल्ट होते रहेंगे, ठीक है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप यूज कर सकते हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है तब आपको जो है दिक्कत हो जाएगी। तो लिखिए वांट ऑफ फैक्टर्स आई, आई का मतलब क्या है, ये सही रियल में, तो ये हो गया आपका, अभी जो चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लिखा था उन चारों में इसको यूज कर सकते हो, आई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो मैं बता रहा हूँ आई, उसकी जरूरत पड़ेगी, तो आई क्या है, तो ये रहा वांट ऑफ फैक्टर्स, आई इक्वल टू, कोई भी आप किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो लिखिए वांट ऑफ फैक्टर, लिखिए फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकते हैं, 2 आयन दे, 3 आयन दे, जैसे NaCl लिख लो, बहुत सारे हैं, जैसे आपका NaCl, ठीक है, MgCl2, ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, ये है K4FeCN6, ये सब लिख लीजिए, बहुत सारे हैं, किसी में 2 आयन होगा, किसी में 3 आयन होगा, हो सकता है आयन बन रहे हैं, कभी कभी ऐसा होगा, यानी वर्ड होगा एसोसिएशन और डिसोसिएशन, दोनों वर्ड आएंगे। डिसोसिएशन का मतलब टूटना और एसोसिएशन का मतलब जुड़ना बताएंगे। तो लिखिए आई इक्वल टू, इसके ऊपर लिखिए, लिखिए रेशियो ऑफ
इसको कहते हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। रेशियो ऑफ, देखो रेशियो ऑफ डेफिनेशन है, पहले लिखिए रेशियो ऑफ, इस लाइन को हटा दो, डायरेक्ट पहले डेफिनेशन लिखो फिर करता हूँ। लिखिए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशंस or associations, ratio of number of particle after dissociation or associations and initial number of particle and initial number of particle and initial number of particle is called want of factor। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशंस आर एसोसिएशन एंड इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर्स। यानी इसका मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ, लिखो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशंस OR एसोसिएशंस, ये हो गया टोटल्स नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आफ्टर टूटने के बाद सोल्यूट पार्टिकल कितना होगा। टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशंस आर एसोसिएशंस, यानी जो पार्टिकल होगी टूटने के बाद और टूटने से पहले क्या होगा, यही वांट ऑफ फैक्टर है। जैसा पहला चीज, पहला हेडिंग लिखिए डिसोसिएशंस। अच्छा, कोई चीज डिसोसिएट होगी, इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू क्या होगी, एक से कम या ज़्यादा, तो आई की वैल्यू क्या होगी हमेशा एक से। ध्यान रखिएगा, जो टूटेगा कोई चीज़ तो एक से ज़्यादा होगी, ये मैं भी आपको प्रूव करूँगा, ठीक है, एक से ज़्यादा होगी। तो जैसे मान लो अब हम वर्ड है डिसोसिएशन की, तो डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो आओ देखते हैं, आई की वैल्यू ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल मान लो हम NaCl लेते हैं, अगर ये NaCl है, इसको हमने पानी में डाला तो क्या हो जाएगी, 100% टूट जाएगी। अगर इक्वस में डालेंगे, और डिसोसिएशन मेरा कितना है, क्योंकि साल्ट है तो 100% टूटेगा, तो हम कहते हैं 100% डिसोसिएशन, यानी कंप्लीट टूट रही है। ध्यान रखना, 100% अगर कोई टूटेगा तो क्या बनेगी, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इक्वस मिलेगा। चलो ठीक है, शुरू में कितना मोल लिया था आपने, 1 मोल। अगर ये शुरू में नहीं टूटा होगा तो कितना होगा, 0 कब कहोगे, पढ़ाए थे इनिशियली। और मान लो इक्विलिब्रियम आ जाए, यानी एट इक्विलिब्रियम, तब कहेंगे ये अल्फा बना, ये कितना कहेंगे, 1 माना पहला। तो हमको तो पता है कि 100% टूट रहा है ना, तो मैं अभी इक्विलिब्रियम क्यों कहूँगा, अभी कुछ नहीं कहूँगा। अभी मैं इक्विलिब्रियम बात अभी लाएंगे बाद में। मैंने कहा ये शुरू में नहीं टूटा था, पूरा टूट जाएगा, तो कितना बनेगा, 1 मोल ये और 1 मोल ये, पूरा बना। तो आओ देखते हैं, आई इस फार्मूले से आई इक्वल टू कितना होगा, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट डिसोसिएशन। तो ये सोल्यूट था, टूटा, कितना बना, 1 मोल Na पॉजिटिव और 1 मोल Cl, तो कितना हो गया, 1 + 1 2, तो हो गया 2। इनिशियल कितना है, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बिफोर, टूटने से पहले कितना था, 1, तो हो गया 1। तो आई वैल्यू कितना आ गई, 2। नहीं समझ पा रहे हैं, अरे NaCl को डाला 100% टूट गया। मान लो तुम 100% टूट, 0 हटाओ। अभी हम बताएंगे अल्फा जब या कहेंगे x टूटा है तब उसमें लेंगे इक्विलिब्रियम। अभी बोले मैंने 1 मोल लिया, पूरा टूट गया, ऐसे मान लो। तो आफ्टर तो ये है ना, ये कट किस में आती है, आफ्टर में, और ये वर्ड किस में आती है, इनिशियल में। तो आफ्टर कितना है आपका, 1 + 1 = ये होगा
तो अब बताओ, आपने NaCl डाला था मान लो, और फार्मूला कौन सा लगा रहे थे, कुछ भी बोलता, आपको रिलेटिव लोडिंग बोलते तो कहते पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बोलते एक्स। तो एक्स की जो वैल्यू होती ना वो एक्चुअल नहीं आंसर आता, क्योंकि उसमें कितने आयन बने होते, 2 आयन्स, यानी 2 मोल मिला होता, और आप आंसर रखते वहाँ जो दिया होता है 1 मोल। इसीलिए वांट ऑफ फैक्टर को आपको इस्तेमाल करना है तो आई जरूर यूज करना होगा। एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमने लिया MgCl2, इसको डाल दिया, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मान लो 100% टूट गया, टूटा, 100% डिसोसिएशन हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि Mg बना होगा और Cl बना होगा। 1 मोल ये लिया था तो कितना बनेगा, 1 मोल ये बनेगा, और इसके आगे है तो 2 मोल ये बन जाएगा, यानी 1 होता तो 1 मोल है, 2 मोल, तो कितना होगा, I = क्या हो जाएगी इसके लिए, आफ्टर कितना हो गया 1 + 2 कितना हो गया 3, और कितना देनी है इसलिए, यानी कितना आएगा 3। तो इसीलिए बहुत ज़रूरत हो गई वांट ऑफ फैक्टर यूज करने के लिए, कि अगर आप जो है, ये रहा दूसरा एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल ये ले लें, अगर मान लो हमने लिया Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको डाल दिया, 100% टूट गया। अगर ये 100% डिसोसिएशन होगा तो कितने बनेगा, Al कितना बनेगा 3, आगे लिखा 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये SO4 बनेगा 2, 3 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना होगा, 1 लिया तो ये 2 बनेगा, ये कितना बनेगा 3 बनेगा। तो आई वैल्यू कितना हो गई, 2 + 3 यानी 5 डिवाइड बाई 1 = कितना आया 5। ये तो वांट ऑफ फैक्टर्स बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप किसी सोल्यूट को डालोगे, अगर वो डिसोसिएट हो रहा है, टूट हो रहा है, तो इसका मतलब है आयंस बनेंगे, और आयन बनेंगे तो वो आयंस क्या करेंगे, जो फार्मूला आपने पढ़ा है उसमें रखेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, या तो वैल्यू बढ़ी मिलेगी या तो कम मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा कि वांट ऑफ फैक्टर्स आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना बताया जाए, हम आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे, ये लिया कोई सोल्यूट, उसमें से इतना % टूट गया, तो हम अल्फ़ा मान लेंगे, हमको नहीं पता है तो हम अल्फ़ा या एक्स मान के लगाते हैं। तो आओ उसके लिए देखते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हमेशा आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। तो ये रहा, तो एक इसमें लिख लीजिए, लिखिए हेडिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस, अल्फ़ा की बात आएगी, तो हेडिंग है डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं एक लाइन कह सकता हूँ, अगर वांट ऑफ फैक्टर आपने यूज नहीं किया तो ये लाइन कह सकते हैं, ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटिव के बराबर कभी नहीं आएगी। अगर आपने आई नहीं लिखा तो लिख लो, ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट इक्वल कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। कब, ये पूछे कब, जब आयंस बने, जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट बजाय इलेक्ट्रोलाइट, तो ये कभी नहीं आएगा। आपने ऑब्जर्व किया यानी पता है कि ये आएगा एक्सपेरिमेंट वाला, और जब आपने उसे जो है पता करके देखा, निकाला तो कुछ और आ रहा है, तो ये कभी नहीं होगा। इसीलिए जो है, इसी वजह से मैं आपको वांट ऑफ फैक्टर पढ़ा रहा हूँ कि वांट ऑफ फैक्टर एग्जैक्ट बताती है। अब एग्जाम में क्या करेंगे, आपको तो इतना टाइम नहीं है कि उसको करें, तो इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा ट्रिक दूंगा। तो ये लिखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फ़ा या एक्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ब्रैकेट में लिख लो अल्फ़ा या ORR एक्स। किस में से देखेंगे, उसी आगे लिख लो, उसी का आगे की लाइन लिख लो, 1 मोल में से यानी 1 मोल स्टार्टिंग करेंगे, 1 मोल में से अल्फा डिसोसिएशन, 1 मोल में से अल्फा डिसोसिएशन होने पर, एक सिंपल तरीका है कि 1 मोल से अल्फा डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। तो ये रहा, जैसे मान लो हमने NaCl लिया, ठीक है, इसको लिया, ये टूट गया, और कितना टूटा, 100% डिसोसिएशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये बात क्या कहेंगे, 100% टूटा है क्या, नहीं, 100% क्या था आपको दिखाया, आप यहाँ बता रहे हैं कि पूरा नहीं। जैसे आपने NaCl डाला पानी के अंदर, तो उसमें क्या मिलेगा, कुछ आयंस के फॉर्म में पड़े हैं, कुछ ये पड़े हैं, और कुछ आयंस के फॉर्म में नहीं। NaCl पूरा पड़ा है, नहीं समझ पाया। अरे मान लो 1 मोल NaCl डाल दिया, 100% नहीं टूटा, तो उसमें क्या मिलेगा, पानी के अंदर क्या मिलेगा, मतलब जो सोल्यूशन बन जाएगा वो क्या मिलेगा,
Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कुछ NaCl जो हो सकता है ऐसे पड़ा हो। 1 मोल का मतलब 6 × 10⁻23, इतना सारे, ध्यान रखिएगा। तो 100% नहीं टूटे हैं, तो आप क्या कहिएगा, ये जो आप बता रहे हैं 100% डिसोसिएशन नहीं है। आप ये लाइन लिख सकते हैं कि ये डिसोसिएशन 100% नहीं है। तो क्या करेंगे इसको, 1 शुरू में 0 0 नहीं टूटा होगा तो क्या कहेंगे, इनिशियली। याद करो मैंने आपको पढ़ाया था कब, इक्विलिब्रियम में। मान लो कितना टूटा, ये अल्फा टूटा, ये अल्फा टूटा, तो कितना हो जाएगा 1 - अल्फा। इक्विलिब्रियम आ गया होगा तो क्या कहोगे, एट इक्विलिब्रियम। ये कहानी 100% डिसोसिएशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहेंगे, यहां आप लिख सकते हैं कि 100% इज नॉट डिसोसिएट। अल्फा टूट रहा है तो हमने अल्फा मान लिया है। और देखते हैं आई इक्वल टू क्या रहेगा, क्या कहोगे, आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर में कौन कौन आएंगे, ये, तो क्या कहेंगे, अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। ये भी तो है, शुरू में कितना लिखे हैं, 1 मोल, ध्यान दीजिएगा 1 मोल, तो क्या कहेंगे, प्लस 1 - अल्फा, इनिशियली कितना 1 मोल, तो कितना बचेगा, आई इक्वल टू कितना आएगा, 1 कट जाएगा, 1 + अल्फा। नहीं समझ पा रहे हैं, आपने 1 मोल लिया तो 1 मोल के बाद क्या कहानी मिली होगी, उसके अंदर क्या क्या मिला होगा, अल्फा टूटा पड़ा होगा, अल्फा टूटा पड़ा होगा यानी पॉजिटिव या निगेटिव पड़ा होगा, और कुछ नहीं टूटा पड़ा होगा। ये तो बाद की कहानी है ना, शुरू में कितना लिए थे, 1 मोल, तो 1 मोल आपका ये है। तो ये और ये किसकी कहानी है, आफ्टर की, और इनिशियल कितना था 1। नहीं समझ में आया, नोट कर लो इसको। ये पूरा अल्फा अल्फा 1 - अल्फा ये आफ्टर की है, और इनिशियल में 1 मोल लिया था। और चेक करते हैं कि ये बात सही है कि नहीं, चेक करें। मान लेते हैं 100% डिसोसिएशन, चेक कर लो। हमने क्या कह दिया, 100% डिसोसिएशन। अगर ये 100% डिसोसिएशन तो अल्फा वैल्यू कितना होती है, 1 पढ़ाया था। अगर फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाया था जो आपको इक्विलिब्रियम में, तो कहा था पूरा पूरा टूट जाता है, अल्फा वैल्यू 1 होती है। तो अल्फा वैल्यू कितना हो जाएगी, 1। तो यहाँ रखो, तो कितना आएगा, आई इक्वल टू कितना आएगा, 1 + 1 इक्वल टू कितना आएगा, 2। तो एकदम सही है, पीछे पढ़ा दिया भी, NaCl को तोड़ोगे 2 आयन बनेंगे। नहीं समझ में आया, यानी 100% डिसोसिएशन में ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमने मान लो दूसरे के लिए, ये था आपका फॉर NaCl, हमने बताया, चलो दूसरा लेते हैं फॉर MgCl2। इसके लिए अगर ये टूट रहा है तो इसको चेक करते हैं, तो क्या होगा, Mg लिया, 100% डिसोसिएशन नहीं है, 100% नहीं है। अगर मानो थोड़ा, ये रहा Mg बनेगा और ये Cl बनेगा, Mg 2 आयन है। ये कितना लिया था आपने, 1, तो शुरू में कितना होगा, 0 0। तो क्या कहेंगे कि नहीं टूटा था, शुरुआत कहानी इनिशियली है। अगर मान लो ये अल्फा टूटा, ये अल्फा टूटा, इसके आगे जो होते मल्टीप्लाई कर दी जाती है, कितना होगा, 1 - अल्फा। तो क्या हो जाएगा, ये कहानी इक्विलिब्रियम की। तो कहेंगे एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या आएगा, आई के वैल्यू, आई इक्वल टू क्या होगा, आफ्टर। आफ्टर में कौन कौन है, अल्फा + 2 अल्फा, ये भी तो आफ्टर में है। तो जगह अल्फा + 2 अल्फा + 1 - अल्फा डिवाइड बाई 1, ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 + 2 अल्फा आएगा। मान लें 100% टूटा है, देखता हूँ इसको चेक करता हूँ। हमने कह दिया 100% डिसोसिएशन। अगर 100% डिसोसिएशन होगा तो क्या आएगा, अल्फा वैल्यू कितना आएगा, 1। तो यहाँ रखो, तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 इक्वल टू कितना, 3, यानी सही है। तो अगर ऐसा कुछ है तो एक ट्रिक दे दिया जाए, क्या करोगे यहाँ पे करके, तो लिख लो ट्रिक्स और इस पे क्वेश्चंस किया जाए। तो लिखिए, अगर आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको लिखिएगा, नहीं तो फिर आपको ज़रूरत ना पड़े तो इसको आप यूज कर सकते हैं, जैसे यूज मैंने किया ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़रूरत तो पड़ेगी ही। 2 तरह का होता है, एक होता है डिसोसिएशन, एक होता है, लिखो अल्फा इक्वल टू, ये लिख लीजिए अल्फा इक्वल टू
I-1 और N-1। कोई दिक्कत कुछ ना बनाइए, सिर्फ डिसोसिएशन हो रहा है, तो क्या कहेंगे I-1 और N-1। ये क्या क्या है लिख लीजिए। अगर ये लिखे हैं तो एक लाइन यहाँ चाहे इसको ऊपर जगह हो तो लिख लीजिए, यहाँ पे एक लाइन लिख लो, याद रहेगा, चाहे नोट करके लिख लो, लिखो, इसके ऊपर जगह हो या अगल बगल जगह हो तो लिख लो। लिखो सपोज 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, सपोज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लिखिए सपोज 1 मोल ऑफ एन electrolyte, 1 mole of electrolyte dissociate anions, dissociate anions, कितने आयन होंगे? anions, पता नहीं है, नंबर आपका ये आयन है, ठीक है, anions, and alpha is its degree of dissociation, and alpha is its degree of dissociation, and alpha is its degree of dissociations, ठीक है। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना होगा आपको। अल्फा इजकल टू I-1 और N-1। अभी सेम तरीके से पढ़ाएंगे, जब एसोसिएशन हो रहा है तो आप इसको पलट के लिख दीजिए, बस आंसर हो जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी ये क्या है? डिसोसिएशन का है ना। अब लिखो हेडिंग एसोसिएशंस। एसोसिएशन में क्या होगा पढ़ा दो उसको, तो क्वेश्चन कराते हैं। डिसोसिएशन में क्या हुआ? आई की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। तो एसोसिएशन में क्या होगा? घट जाएगी। जैसे एग्जांपल में हेडिंग लिखो एसोसिएशंस। एसोसिएशंस तो जब एसोसिएशन होगा तो जो आपकी वांट ऑफ फैक्टर है कितना होगा? 1 से कम आएगी। देखते हैं वांट ऑफ फैक्टर 1 से कम कब आएगी। सेम चीज़ें वही हैं। आपने क्या पढ़ा? I इजकल टू टोटल नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट आफ्टर क्या होगा? डिसोसिएशन आर एसोसिएशंस अपान क्या कहा? इनिशियल या बिफोर, टूटने से पहले, तो जितने मोल होंगे, तो उसी चीज़ को आपको बताते हैं। तो ये रहा आपका एसोसिएशंस। तो एसोसिएशंस में जो है एग्जाम्पल ले लो। जैसे आप जानते हैं कि अगर आप उसको लेते हो एस्टिक एसिड्स को, CH3COH को लेते हो और इसको बेंजीन में डाल दीजिए। क्या किस में डाल दीजिए? बेंजीन के अंदर। अगर आप इसे बेंजीन में डाल देते हैं तो डायमराइज हो जाती है। तो जब डायमराइज होगी तो CH3COH का ऑल्टोइस बन जाएगी। किसने बना, क्या बना लिया ये? डाइमर। तो हम मान लेते हैं कि 100% हुआ है। क्या हुआ है? 100%। कहते हैं 100% क्या हुआ है? इसमें क्या हुआ होगा? एसोसिएशंस कह सकते हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं। आई की वैल्यू, आई बराबर क्या होगा? आफ्टर हमने कितना मोल लिया? 2। यहाँ कितना मोल दिख रहा है? 1। नहीं समझ में आ रहा है? ये थोड़ा मोल लिखा है, मोल तो हमेशा आगे लिखा होता है। तो क्या कहेंगे? आफ्टर में कितना? 1 या 1 दिख रहा है ना। ये पूरा कितना दिख रहा है? मान लो कोई दो चीज़, कोई डिब्बा था तो आगे 2 डिब्बा रखा था। कुछ देर के बाद वो डिब्बा आपस में जुड़ गया, तो उठा रहे हैं तो दोनों एक साथ उठ रहा है। तो 2 है कि 1 है? 1 है। तो ये क्या हुआ है? ये जो है डाइमर बना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी, दिखाते हैं। तो कितने हैं आप? 1। और ये कितना है? 2। तो कहेंगे क्या कहेंगे? 1/2। तो आई वैल्यू कितना आ गई? 0.5। 1 से ज़्यादा या कम? कम। तो एसोसिएशन में वांट ऑफ फैक्टर कितना होता है? कम। तो अब आप जो है इसका डायग्राम बना सकते हो। ये रहा CH3, ये C होगा, ये O होगा, ये O होगा, ठीक है। अगर आप इधर से जो है एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे दोगे तो सेम चीज़ यही यहाँ पे भी है। CH3 है, ये C रहेगा, तो इसको आप एक O दे दो, इधर डबल दे दो, यहाँ पे कह दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो है इसको H कह दो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर। देखिए ध्यान रखिएगा, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ देंगे तो इसका अपोजिट करिएगा। छूट गया क्या?
है? CH3 COH CH3 COH, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं। देखो जब आप डबल बॉन्डेड यहाँ देंगे, अगर हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ दे दिया है तो इसके सामने नहीं होगा, जस्ट अपोजिट होगा, ध्यान रखिएगा, ये रूल है इसका, आमने सामने नहीं होता, इधर से देंगे ये तो उधर से हो, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। आप बॉन्ड चेक कर सकते हैं, कार्बन बॉन्ड, देखो ये कार्बन है तो 4 बॉन्ड हो गए, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने इधर दिया है तो इसके सामने नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके अपोजिट में दूसरे मॉलिक्यूल में होगा ना। अरे ऊपर नीचे ना कर देना, इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है, इसका ये है, तो ये H बॉन्डिंग है, रटने को जरूरत ही नहीं ना, ये H बॉन्डिंग है, ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड चेक कर लो, ये कार्बन है 1 2 3 4, ये इस ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो है, 1 मिनट, कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, अगर जो है ये 1 2 3 4, ठीक है। बॉन्ड चेक कर सकते हैं, कोई अगर बॉन्ड में कमी लगती है, देखो 2 ही बॉन्ड हो सकता है, इसे क्या है, ये कार्बन तो इससे बना हुआ है ना बॉन्ड, तो ये किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1 बन गया कि 2 हैं, 1, तो ये पूरा कितना है 1, और ये कितने हैं 2, तो 2 मोल लिया तो कितना बना 1 मोल, तो क्या कहेंगे आफ्टर कितना हुआ है 1 मोल, इनिशियल कितना 2 मोल, तो क्या कहेंगे 1/2, ये रहा। तो अब देखो अगर हम जो है क्वेश्चंस लगाते और एसोसिएशन डिसोसिएशन है तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगी कि वांट ऑफ फैक्टर बहुत ज़रूरी है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मॉडिफाइड करने के लिए। अब अगर ऐसा चीज़ आता है तो मैं क्या करूं, तो आप लिख लीजिए, एक लाइन लिखो, जैसे उसमें लिखा था ऐसे इसमें लिखो, नोट करके लिख लो, लिखो सपोज n मॉलिक्यूल एसोसिएट टू फॉर्म, सपोज n मॉलिक्यूल एसोसिएट टू फॉर्म गाइंट मॉलिक्यूल, गाइंट मतलब या जाइंट मॉलिक्यूल्स, बड़ा जाइंट मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर जाइंट मॉलिक्यूल बनाएगा, एंड अल्फा इज इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, एंड अल्फा इज इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। कुछ नहीं करना होगा, एक तरीका तो फिर बनाइए उसी से, कन्फ्यूज रही है क्या करना है, ये फार्मूला भी लिखा था, अल्फा इक्वल टू क्या था I-1 n-1, ये रहा, अल्फा इक्वल टू क्या करोगे, पलट के लिखो तो क्या कहोगे 1 - I, इसमें क्या कहोगे 1 - 1/n, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अक्सर इसमें गलत करते हैं तो इस फार्मूले को यूज कर लेना, ठीक है, कभी गलत नहीं होगा। एसोसिएशंस में डिसोसिएशन में किससे स्टार्ट होगी I-1 n-1, इसमें क्या होगा 1 - I 1 - 1/n, इस पर रख के देख सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा तुम्हें हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि कैसे इसको निकलेगी, ये रहा। तो जो है इस चीज़ों को लेता हूँ, जैसे ये सेम उसी तरह आएगा, जैसे हमने लिया ये अल्फ़ा है, एक मान लो हमने शुरू में 1 मोल लिया तो ये क्या होगा 0, मान लो हमने अल्फ़ा बनाया तो कितना होगा 1 - अल्फ़ा। ये कब है, जब यहाँ 2 मोल लेंगे, जब हम 1 मोल के लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 2 मोल लेते तब अल्फ़ा बन रहा था, और जब 1 मोल लेंगे तो कितना बनेगा हाफ। नहीं समझ में आया, 2 मोल पे कितना 1 यानी अल्फ़ा, तो 1 मोल पे कितना बनेगा अल्फ़ा/2, रख के देखो क्या होगा I = क्या कहेंगे आफ्टर, तो आफ्टर में कौन कौन है ये और ये, तो क्या कहेंगे 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/2, और शुरू में कितना था 1, तो कितना आएगा, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
नहीं समझ में आया? क्या हो जाएगा? ये पूरा कितना हो गया? अल्फा बाई 2 है और ये कितना है? 1 माइनस अल्फा है। तो अब आप इस फार्मूले को अगर रखना चाहते हैं तो कितना आएगा? अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये एक तो खत्म हो गया, तो कितना हो जाएगा? 2। सॉल्व करो, देखो कितना आएगा। अगर इसी फार्मूले में, चलो चेक करते हैं इसको, हम 100% मान लें, अभी देखो आंसर आता है कि नहीं आता है। ये रखा रहे तो इसे क्या कर लें? अल्फा कितना हो रहा है? 100% क्या हो रहा है? अभी देखो चेक कर लो, वही आएगा। 100% क्या हो जाएगा? एसोसिएशन। तो अगर 100% कोई चीज, तो किसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? अल्फा वैल्यू कितना? 1। तो रखो, अगर अल्फा इजकल टू 100% एसोसिएशन हो रहा है तो 100% मतलब 1, तो रखो 1। तो 1 माइनस 1 प्लस 1/2, तो कितना आ जाएगा? ये कट गया तो नीचे 1 दिया, कितना आएगा? अल्फा इजकल टू कितना? 1/2। सही तो है? नहीं समझ में आया? फिर समझाता हूँ, ये कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हो जाएगी। हमने कहा है ये अल्फा बाई 2 है, 1 माइनस अल्फा है, यानी ये और ये आपका आ गया किसके? आफ्टर एसोसिएशन। और इनिशियल में हमने कितना लिया था? 1। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, शुरू में कितना लिया था? 1। चलो ये फार्मूला बन के आ गया। हम चेक करते हैं कि 100% एसोसिएशन जुड़ रहा है, तो जब 100% अल्फा वैल्यू कितना होगी? 1, तो अल्फा इक्वल टू हो गया 1। अगर 100% तो अल्फा बराबर 1, ये 1, तो हमने अल्फा वैल्यू रखा, तो यहाँ कितना रखा? 1, और ये कितना है? 1/2, तो ये कट गया दोनों, तो कितना आएगा? 1/2। तो ये तो है ही है, अभी बेंजीन में आपने ड्राइवर 1/2 आया, तो यहाँ ये इस पर रख के देख लो, तो ये सबसे बढ़िया रहेगा। टेंशन, ये कैलकुलेशंस है, ये तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करना होगा, ये बना हुआ कैलकुलेशन पहले से। नहीं क्लियर हुआ? मैं भी क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ इस पर। एनसीईआरटी खोलिए, उस पर एग्जाम्पल दिया है, उस पर आते हैं। एग्जाम्पल लिखो, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स है 2.12 है, ठीक है। एनसीईआरटी में देखें एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, जो चीज़ दिया है उसको आप करते रहिए तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। जैसे क्या कह रहा है? 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, तो लिख लीजिए बेंजोइक एसिड कितना है, तो W आपका जो दिया हो, ये आपका W दिया है, कितना दिया है? 2 ग्राम। बेंजोइक एसिड का फार्मूला दिया है C6H5COOH, ये दिया है। कह रहा है इन 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन 25 है, 2 नहीं है, ये 25 ग्राम है। डिजॉल्व इन, इसको सही कर लो, 25 ग्राम ऑफ ये, तो ये आपका W है, इसको स्मॉल W कर लो और इसको बड़ा W कर लो, कितना होगा? 25 ग्राम इसमें दिया है। सो ए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या है? डेल्टा T जो है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, एक मिनट, डिप्रेशन यानी ये दिया है, डेल्टा TF ये दिया है 1.62, और ये आपका नीचे दिया है डिप्रेशन कांस्टेंट यानी K, तो जो है आपका K जो है नीचे दिया है, तो F लगाते हैं क्योंकि ये है, तो kg केल्विन मोल इनवर्स ये हो जाएगा, ठीक है। ये दिया है आपका, ये K है। पूछा क्या? व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशंस, इसका मतलब अल्फा, ठीक है। इफ़ इट फॉर्म डाइमर, तो पहले तो आप ये देख लो कि इसका एक्चुअल में मोलर मास क्या है। अगर ये दिया है तो क्या निकाल सकते हैं? M, तो M निकाल लो, M, तो क्या कहेंगे इसके लिए? डेल्टा TF इजकल टू KF इंटू छोटा W इंटू 1000 अपान M टू बड़ा W, तो इसको इधर डिवाइड कर लो, इसको इधर ले लो, तो आपका ये हो जाएगा M, ये KF दिया है, कितना दिया है? 4.9, छोटा कितना दिया है? 2, ये है 1000 डिवाइड बाई डेल्टा T इधर आ जाएगा, तो ये कितना दिया है? 1.62, W कितना दिया है? 25, यानी इससे आपका M आ जाएगा, M। तो जो सॉल्व करो देखो कितना आएगा, वो सॉल्व करिए।
241.98 के आसपास, 241.98 ग्राम पर मोल, इतना आ गया। अच्छा ये बताओ ग्राम पर मोल आपने कौन सा फार्मूला लगाया हूँ? ये तो डायरेक्ट लगा दिया है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगा दिया, तो सही आंसर आएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें जो है एसोसिएशन हुआ है, डाइमर बना है, तो जो आना चाहिए एग्जैक्ट नहीं आएगी, तो आपको क्या लगाना पड़े इसमें? वांट ऑफ फैक्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अब वांट ऑफ फैक्टर्स के लिए एक फार्मूला, तो ये तुम्हारा क्या आया? एक्सपेरिमेंट वाला। तो नीचे की लाइन लिखो, लिखो एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। जो आप कैलकुलेट करते हो उसका नाम क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल। तो लिखिए एक्सपेरिमेंटल मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड्स, एक्सपेरिमेंट से आया है। एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, मोलर मास ऑफ किसका? बेंजोइक एसिड का कितना आया है? ये हो गया आपका 241.98 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक है, अब इसे क्या करोगे? अभी आपको हम जो है पीछे चलेंगे तो आपको बताएंगे आई बराबर होगा, ध्यान देना, अभी आप एनसीईआरटी में जाएगा तो लिखा होगा नॉर्मल मोलर मास अपान एबनॉर्मल मोलर मास। ये फार्मूला होता है, क्या होता है? नॉर्मल मोलर मास अपान एबनॉर्मल मोलर मास। अभी आप बताएंगे मोलर मास में ऐसा क्यों है, इनवर्स रिलेशंस क्यों है, बताएंगे। तो अभी आप जो है नॉर्मल कितना होता है बेंजोइक एसिड, नॉर्मल मतलब जो होता है, तो बेंजोइक एसिड का निकाल लो कितना होता है? C6H5COOH कितना होगा? ये 12 है तो इंटू 6 तो कितना होगा? 12 छक 72। ये कितना होगा? 5। कार्बन कितना है? 12। ये कितना है? 32। तो 2 है 32 और 1 + 1 जोड़ लो, कितना आएगा? 122 के आसपास, 122। तो ये कौन सा आया है? ये कौन सा मास है? नॉर्मल ना। और ये एबनॉर्मल क्यों कहा? डाइमर बन गया। तो जब आप बेंजोइक एसिड को लोगे, बेंजीन में मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड का डाइमर। तो सही में क्या है? बेंजोइक एसिड। तो कौन मास होगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल कितना होता है इसका? 122, जोड़ो इसको कितना आएगा? और एबनॉर्मल कितना आया? 241.98। ये आपकी आई की वैल्यू आ जाएगी, यानी आई की वैल्यू कितना आएगा? 0.5 के आसपास, 0.504 के आसपास। आई की वैल्यू कम आई कि नहीं आई? अभी आपने देखा था जब आपने एसिटिक एसिड लिया था, बेंजीन डाला तो कितना आया था? 0.5। तो इसका भी तो 0.5 आया है, एकदम सही है। तो इसका मतलब आपका ये वैल्यू आ गई आई। अब आई से क्या निकाल सकते हो? अल्फा नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि पूछा क्या है? परसेंटेज ऑफ, ये देखो, तो परसेंटेज किस में आती है? अल्फा। कितना टूटा? तो क्या करने जाओगे? ट्रिक वो सॉल्व करने, अपने ट्रिक से सॉल्व कर लो, आसान रहेगा। तो हम ये फार्मूला लिख देते हैं, सॉल्व कर लो। देखो मैं यहीं पे लिखता हूँ, ये आपको पता हो गया, यहाँ मिटा देता हूँ इसको, उसी फार्मूले को यूज करो, देखो भी आ जाएगा। तो हमने क्या बताया था फार्मूला आपको? आई इजकल टू क्या कहा था? अल्फा इजकल टू नहीं, अल्फा इजकल टू क्या था? I-1 और N-1। ये तो डिसोसिएशन का था, हमें क्या करना है? एसोसिएशन। एक मिनट, सॉरी एसोसिएशन करना है। ये तो अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा? 1 - I, और क्या था? 1 - 1/n। ये था, ध्यान रखिएगा तो कहाँ यूज करना है। चाहोगे तो उससे भी लगाओगे, लेकिन उसमें दिक्कत होगी आपको। हमें अल्फा ही निकालना है परसेंटेज में, तो रखो। हमारा कितनी वैल्यू है? 1। आई वैल्यू कितना आ गई? ये 0.504। ये कितना आया था? 1। ये और n की वैल्यू कितना थी? कितना? डाइमर बना है, शुरू में कितना लिए थे? 2 मोल लगे थे बनेगा डाइमर, तो n वैल्यू कितना आएगी? 2। अरे जैसे एस्टिक नहीं समझ पा रहे हैं, बताता हूँ। ये रहा C6H5COOH, ये रहा। कितना लेंगे? 2 मोल लेंगे। इसको जब आप बेंजीन में डालेंगे तो क्या बन जाएगा? डाइमर। तो क्या बनेगा? C6H5COH का होल ट्वाइस। तो n बराबर कितना है? 2। तो यहाँ कितना रखोगे? 2। सॉल्व करो तो 1 - 0.5 की वैल्यू कितना आएगी? 0.496। ये होगा 0.496। ये कितना आएगा? ये 2 इधर आ जाएगा, और ये 1 कितना आएगा? 2।
तो 1.2 यानी 0.5 रहेगा। अल्फा इक्वल टू सॉल्व करो, कितना कितना आएगा? या तो ऐसा करो यार, देखो ये 2 आएगा 1/2, या तुम एक काम करो, ये 1/2 रखो, इसको 2 ऊपर भेज दो, सबसे आसान। काहे काटोगे, ये 2 कर दो तो कितना आएगा? 2 छक 12 और 9 दूनी 18, 1 19 और 4 दूनी 8 और 9, ये है। इसको परसेंटेज में ले लो, मिटा दें इसको, तो कितना 99 पॉइंट, तो ये 99.2% हो गया। आसान नहीं है? बहुत आसान है, ऐसे करके लग जाएगा। जैसा आपको क्वेश्चन पूछे वैसे आप कर सकते हो। तो अब ये आपको क्लियर हो गया कि भैया अगर वांट ऑफ फैक्टर्स हमको पढ़ना है तो इन चीज़ों को हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ ये होती है कि अभी हमने अपने एनसीईआरटी में तो देखो लिखा है आई इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास, ये लिखा है, ये मिला सबको, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। वांट ऑफ फैक्टर 3 चीज़ लिखी है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये बताओ ये नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब नॉर्मल ये कैसे आया होगा? चलो भैया इसको बताता हूँ, बस थोड़ा सा बचा, खत्म होने वाला है। ये जो आपके रेशियो आया है, इस रेशियो को देखते हैं। सब फार्मूले में यूज करो, सब में अगर यूज करते हो तो क्या आएगा? देखो सब में अगर यूज करोगे किसी में, आप जैसे आपने पाई इक्वल टू क्या कहा, एन अपान बी, ठीक है, या सी एस टी, या एन अपान बी क्या कहेंगे, आर टी। पाई इक्वल टू क्या आएगा, इसका नाम क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, तो ये मोल है तो क्या ग्राम कहेंगे, तो कहेंगे वेट इन ग्राम, अपान क्या होगा, वॉल्यूम इंटू मॉलिक्यूलर वेट्स इंटू क्या होगा, आर टी। तो देखो वांट ये आपका जो है ऑस्मोटिक प्रेशर मॉलिक्यूलर वेट के किसके हैं, कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन नहीं है क्या? तो सब में इनवर्स आएगी, सब में देख लो, चाहे सबको चेक कर लो। पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट हो जाएगा किसके, एक्स के, तो एक्स को हटाओगे तो क्या होगा, वेट अपान मॉलिक्यूलर, फिर नीचे आ गई मॉलिक्यूलर वेट नीचे। यानी जो है आपका हम चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हैं वो मॉलिक्यूलर वेट के कैसे होंगे, इनवर्स रिलेशंस, सब में आएंगे, देख लो चाहे। ये ले लो, आपने डेल्टा टी वी कहा इक्वल टू के वी इंटू एम, एम को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, के वी मोल एब्सोल्यूट अपान क्या कहेंगे, मास जो है किलोग्राम में, तो जो ये मास हो गया आप किलोग्राम सॉल्वेंट की, ये इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, वेट अपान, फिर मॉलिक्यूलर नीचे आ गया, तो मॉलिक्यूलर वेट और इसका रिलेशंस क्या होगा, इनवर्स रिलेशंस। नहीं समझ में आ रहा है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, सॉल्वेंट केजी में होगा। तो अगर ये मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में है तो रिलेशंस कैसे हैं, डेल्टा टीबी से रिलेशन क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके हैं, इनवर्स रिलेशंस। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल मोलर मास अपान एबनॉर्मल मोलर मास। आप देखिए सब में क्या आ रहा है, आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, टूटने के बाद, तो टूटने के बाद आना चाहिए, तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें जो है इसमें रिलेशंस अगर करेंगे तो नॉर्मल पहले आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो नॉर्मल मोलर मास यानी सब में क्या आ रहा है, आफ्टर, तो इसमें भी आफ्टर आना चाहिए। अगला देखो क्या लिखा, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन कैलकुलेटेड, यानी जो ऑब्जर्व है वो और जो आपने कैलकुलेट किया है वो, तो उनमें मॉलिक्यूलर वेट में रिलेशनशिप देखेंगे तो उल्टा रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आई इक्वल टू होती है एनसीईआरटी में लिखा ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड, और या फिर मॉलिक्यूलर वेट में आएंगे तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट्स अपॉन जो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट्स। ध्यान दीजिएगा, अगर उल्टा कर दिया, नॉर्मल के बजाय एबनॉर्मल ले लिया ऊपर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट हमेशा नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल इस तरह लगाएंगे तो आपको हो जाएगा। तो आप क्या करना होगा, आपको इन सबको क्या करें, कैलकुलेट करें यानी चेंज करें, तो हेडिंग लिखो। एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में क्या है, क्योंकि अब सब फार्मूले में क्या करा दिया जाए, वांट ऑफ फैक्टर्स, तब सही आंसर आएगा। तो लिखिए इंक्लूजन्स ऑफ वांट ऑफ फैक्टर्स मॉडिफाइड्स, inclusions want of factor modified the equations for colligative property. Inclusions of want of factors
मॉडिफाइड द इक्वेशंस फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मॉडिफाइड द इक्वेशंस फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब क्या कर रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मॉडिफाइड कर रहे हैं, किसके, वांट ऑफ फैक्टर्स से। तो ध्यान रखिएगा, तो आपका जो फार्मूला है पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, ये है पहला वाला रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर्स। क्या कहेंगे अब आई लगाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर्स पे डिपेंड करेगा, आयंस पे डिपेंड करेगा, तो आई लगाना मस्ट है। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आई इंटू क्या हो जाएगा, एक्स लिखना है तो एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और एक्स को चेंज करेंगे तो स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग्स ऑफ वेपर प्रेशर्स। मॉडिफाइड कर दिया, अरे आई लगा दिया हूँ इंटू ये एक्स है, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शंस। लिखना पड़ेगा कि क्या, कि रिलेटिव लोअरिंग है, तो फार्मूला रिलेटिव लोअरिंग का तो है ही, ये पहला फार्मूला, पहला आपका हो गया, मॉडिफाइड हो गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर्स। लोअरिंग वेपर प्रेशर नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है। दूसरा क्या होगा, एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स, एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या कहेंगे, डेल्टा टी वी इजकल टू के वी। अब क्या लगाना पड़ेगा आपको, आई, ध्यान दीजिएगा, आई इंटू के वी इंटू एम। थर्ड वाला डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या कहेंगे, डेल्टा टी एफ इजकल टू आई इंटू के वी इंटू एम। फोर्थ, पाई इजकल टू आई सी आर टी। सब में आपने मॉडिफाइड कर दिया। तो ध्यान रखिएगा कि जो अगर आप लगाते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो टूट रही है, एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है, तो वांट ऑफ फैक्टर्स लगाएंगे तभी आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। इस पे सवाल आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को लेकर अक्सर जो है मॉडिफाइड, देखिए इलेक्ट्रोलाइट से तो आई लगाना जरूरी है बिना कुछ सोचे समझे। क्यों, क्योंकि चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर्स पे डिपेंड करती है, और नंबर जो है आप जानते हैं सोल्यूट के होना चाहिए, वो आयन के फॉर्म में हो, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो या आइटम्स के फॉर्म में होते हैं। तो आपका सही एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी वो वांट ऑफ फैक्टर्स जब उसमें इंक्लूड कर देंगे तो सही आंसर आएगी। अगर आप इंक्लूड नहीं करते हैं तो सही आंसर नहीं आएगी। सही कब आएगी, जब वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, ग्लूकोज होगा, सुक्रोज होगा, ये सब होंगे। तो अगर नहीं टूटते हैं, आयन नहीं बनते हैं, यूरिया है, तो उसका आंसर सही आएगा। वरना आपको वांट ऑफ फैक्टर्स बिना लगाए अगर आप करते हैं तो आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। यानी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट इक्वल कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इफ नंबर्स ऑफ आयन आर गिवन्स या इलेक्ट्रोलाइट्स आर गिवन्स। इलेक्ट्रोलाइट दिया है तो दोनों की वैल्यू नहीं आ सकती इक्वल, तो आपको जो है फार्मूला ये यूज करना पड़ेगा। अब जो है नेक्स्ट टर्म पे जो है आपको पूरी एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिर आज तक यही।